हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सैलरी का अलाउंसेस तक का पार्ट पूरा थरोली रिवाइज कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द रिवीजन ऑफ योर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, तो गाइस ध्यान से सुनना। अब हमने जब देखा था तो बेसिक सैलरी में आपको टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करने पड़ते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ऐड करना पड़ता है और उसके साथ आप लोगों को ऐड करना पड़ता है आपके परक्विजिट का पार्ट, तो जाके आप लोगों को ग्रॉस सैलरी मिलेगी। तो उसमें से अलाउंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे थे। नाउ वी आर स्विचिंग अहेड विद व्हाट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। तो प्लीज चेक इट डाउन गाइस। मीनिंग ऑफ एन्युटी, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन्युटी की। एन्युटी क्या होती है? जो भी आपको सम पेबल रहेगा ईयर आफ्टर ईयर, और वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, लेट्स से मंथली, लेट्स से क्वार्टरली, लेट्स से ईयरली। ओके, जो भी आपको एक सम मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एन्युटी बोलते हैं, जो रेगुलरली आपको मिलते रहेगी। ठीक है, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई एन्युटी मिल रही है, रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, तो उसे आप लोग सैलरी में चार्ज करोगे। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना। लेकिन लेट्स से अगर आपको किसी आपके पास्ट एम्प्लॉयर से यही एन्युटी मिल रही है, तो ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी ही होगा, तो ये भी सैलरी के अंदर ही चार्ज होगा। और इसके अलावा अगर सपोज आपको किसी और तरीके से आपको एन्युटी मिल रही है, लेट्स से आपने एलआईसी के अंदर पेमेंट कर रखा है ना, वहां से आपको एन्युटी मिल रही है, या पोस्ट ऑफिस से आपको मिल रही है, तो सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन वो सब चीजें आपके आईएफओएस के अंदर चार्ज होने लग जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होने लग जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रख लेना। ओके, इसके बाद बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाट, पेंशन। गाइस पेंशन क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट। अब जनरली आपने सुना होगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो अगर हो जाता है रिटायर, तो उस एम्प्लॉय को क्या मिलता है बच्चों? आफ्टर रिटायरमेंट भी पेंशन मिलने लगता है। ओके, तो गाइज ये जो पेंशन होता है, क्या ये भी टैक्सेबल होगा? जवाब है जी हाँ, इट विल ऑल्सो भी टैक्सेबल एज व्हाट, सैलरी। ठीक है, अब पेंशन जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन। सर, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है? तो बेटा जो रेगुलरली आपको मिलते जाएगी, है ना, जो रेगुलरली पर मंथ बोलो या 3 महीने से बोलो, क्वार्टरली बोलो या पर एनम बोलो, जो भी आपको मिलने लगेगी अमाउंट, दैट विल बी कॉल्ड एज योर अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, तो सर कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? गाइस अगर आपको लमसम में अमाउंट मिल जाए, ओके, लमसम आपको अमाउंट मिल जाए ऑफ पेंशन, जो आपको मंथली मंथली मिल रही है पेंशन, तो मंथली ना मिलते हुए आपको एकदम से फुल फ्लेज अमाउंट मिल जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? कम्यूटेड पेंशन। ओके, अगर मैं बात करूं दोनों की भी, दोनों भी क्या होता है बताओ? टैक्सेबल है, सैलरी होता है, दोनों भी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी ही होगा। इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पशन की रिगार्डिंग योर पेंशन। तो ये बात तो फुल टू श्योर है कि आपका पेंशन टैक्सेबल एज सैलरी होगा, बट इसमें डेफिनेटली आप लोगों को कुछ एग्जाम्पशन भी दे रखा है। बट डोंट फॉरगेट, आप लोगों को एग्जाम्पशन कम्यूटेड पेंशन में दिया है, जो आप लोग लमसम उठाते हो उसके अंदर आपको एग्जाम्पशन दिया है। अनकम्यूटेड में कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो जो रेगुलर आपको पेमेंट मिलती है तो उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं, जो लमसम जो कम्यूटेड पेंशन है उसमें आपको जरूर क्या मिलेगा बताओ? एग्जाम्पशन मिलेगा। सर एग्जाम्पशन कैसे होता है प्लीज बताओ ना। तो बेटा अनकम्यूटेड पेंशन जो रहेगा वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इफ यू आर रिसीविंग अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब रेगुलर आप लोगों को पेंशन मिल रही है, तो दैट विल बी व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल। बट बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की, तो भाई कम्यूटेड पेंशन है तो इसके करना दो पार्ट। आपका एम्प्लॉयर कौन है उस पर डिपेंड करेगा एग्जाम्पशन का अमाउंट। अगर आप एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज के, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मतलब हमारी म्यूनिसिपैलिटी एंड ऑल, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन जहां पे गवर्नमेंट का बहुत स्टेक होता है 50% से ज्यादा, या मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज आईएएस वगैरह वगैरह। उसके अलावा आप अगर डिफेंस सर्विसेज में हो, तो गाइज आपने अगर कम्यूटेड पेंशन ली है, आपने लमसम में पेंशन ली है, तो डोंट फॉरगेट इट विल गेट व्हाट, फुल्ली एग्जाम। सेक्शन 10(10)(a)(1) के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये कम्यूटेड पेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय अदर जगह पे है, अदर एम्प्लॉयर के पास है,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विसेज, इनको छोड़ के अगर आपका एम्प्लॉय कहीं पे होगा, अदर एम्प्लॉय होगा, दूसरे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय होगा, तो वहां पे एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो उसके भी करना दो पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन से? क्या आपका एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, क्या उसे ग्रेचुइटी मिली है या क्या उसको ग्रेचुइटी नहीं मिली है, तो उस पर डिपेंड करेगा उसका एग्जम्पशन। अगर उसे ग्रेचुइटी मिली है तो याद रखना बच्चों, इफ ही इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, तो भाई हमेशा याद रखना 1/3 अमाउंट ऑफ, क्या 1/3 ऑफ फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ओके, तो इतना एग्जम्पशन मिलेगा बॉस। ठीक है, अब सवाल है सर फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन क्या है? तो गाइस बहुत बार आपको क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने 1 लाख रुपया कम्यूट किया है पेंशन का, बट कम्यूटेशन का जो परसेंट है, मतलब आपने जो लमसम उठाया वो तो सिर्फ 60% ही उठाया है। तो हमें तो फुल अमाउंट चाहिए कम्यूटेड पेंशन की। तो जो 1 लाख का आपने कम्यूटेशन किया, जो लमसम उठाया, ये तो है सिर्फ 60%, तो आपको 100% का फिगर निकालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, 1 लाख अपॉन 60% कर दोगे, तो ये आएगा कितना, तो चेक कर लो कैलसी पे, 1 लाख अपॉन 60%, दैट विल कम्स टू समथिंग अराउंड 16,66,067, ओके, या 1,66,667। ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अब इसका अगर आप 1/3 करोगे तो वो आता है कितना, 55,555 या 556 कर दो, तो इतना आप लोगों को एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कब की बात है बच्चों, अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है, तो अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले रहे हो तो उसका ऐसे एग्जम्पशन निकलेगा। ठीक है, कैसे कि आप वापस बताता हूं, 1/3 ऑफ फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। और सवाल है कम्यूटेशन फुल कैसे करते हैं, तो बेटा आपको कम्यूटेशन का परसेंटेज दिया जाएगा और कम्यूटेशन की अमाउंट दी जाएगी। तो आपने क्या करना, 1 लाख है 60% का, तो पूरा 100% का कितना, तो 1 लाख अपॉन 60% दबा दो तो आपको 100% की फिगर मिल जाएगी। ओके, ऐसे होगा अगर आपको ग्रेचुइटी मिली है तो। बट अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो यही इक्वेशन चेंज हो जाएगा। कैसे रे, उस टाइम को एग्जाम्पशन कितना रहेगा, हाफ ऑफ फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ओके, फुल अमाउंट ऑफ व्हाट, कम्यूटेड पेंशन। तो इसी एग्जांपल में बात करूं तो आपको 166,667 का हाफ लेना पड़ेगा अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी तो। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पूरा चार्ट प्रिपेयर हो जाता है रिगार्डिंग पेंशन। और पेंशन का सेक्शन क्या है बताना, 10(10)(a). ओके, तो पेंशन के दो पार्ट, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन है तो भाई वो तो फुल्ली टैक्सेबल, भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड पेंशन की बात करो तो उसके करेंगे दो पार्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के लोग होंगे, तो इट विल गेट व्हाट, फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(a)(1). ओके, लेकिन अदर एम्प्लॉय होंगे तो इसके करते हैं हम लोग दो पार्ट। इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, अगर ग्रेचुइटी मिलती तो 1/3 अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, इतना एग्जम्पशन मिलेगा, और अगर नहीं मिली है, हाफ ऑफ फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, इतना आपको मिलेगा। और फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन कैसे निकालते बच्चों, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन कम्यूटेशन का परसेंटेज दबा दो तो आपको फुल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन मिलेगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, लेकिन इसमें एक दो बातें और याद रखनी पड़ेगी गाइज आपको, और वो कौन सी है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है, बड़ा ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगे। ये जजेस को तो भाई सब कुछ क्या होता है, फ्री में ही होता है, फुकट का एग्जाम्पशन मिलता ही रहता है। ओके, उसके अलावा एनी कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल आउट ऑफ एन्युटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। अगर आप LIC में लेट से पहले ही इन्वेस्ट करते हो और आपको बाद में लेट से 60 इयर्स के बाद में आपको पेमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, तो याद रखना ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बातों को याद रखना। देन वी आर मूविंग अहेड विथ व्हाट योर ग्रेचुइटी। गाइस ग्रेचुइटी एज पर लेबर लॉ देना कंपलसरी होता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हमारे इंडिया में प्रिवेल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आपके कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको पे करना पड़ता है ग्रेचुइटी का अमाउंट। किसको, एम्प्लॉय को, ऑन हिज रिटायरमेंट, या पहले भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
ग्रेच्युटी की टैक्सेबिलिटी जो होती है या एग्जाम्पशन जो होता है तो वो डिपेंड करता है कि वो मिला कब है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब किसी एम्प्लॉय की सर्विस शुरू है और उसकी के बीच में उसको क्या मिलती है, ग्रेच्युटी, तो बेटा लिख के लेना ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस है तो भाई वो एम्प्लॉय कौन सा है फर्क नहीं गिरता, इट विल गेट व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल, और फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये बात अच्छे से याद रखना। लेकिन अगर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, मतलब डेथ या रिटायरमेंट के टाइम मिलती है ग्रेच्युटी, तो इसके करना दो पार्ट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, सिविल सर्विसेज वाले हो तो याद रखना इट विल गेट व्हाट, फुल्ली एग्जम्प्टेड। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब आपकी सर्विस तो चल रही है उसके बीच में आपने ग्रेच्युटी का पैसा उठाया, इट विल गेट व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल, फिर आप भले ही कोई भी इंप्लॉय होंगे। ओके, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट मिल जाता है तो इसके कर देना पड़ेंगे दो पार्ट। दो पार्ट कौन से बताना, अगर आप एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी और सिविल सर्विसेज होंगे तो याद रखना गाइस ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉइज रहेंगे तो अगली स्लाइड देखनी पड़ेगी। और उस अगली स्लाइड के हिसाब से क्या बोला है बच्चों, अगर आप अदर एम्प्लॉइज हो तो दो बातें याद रखनी पड़ेगी, कवर्ड बाय पोगा, नॉट कवर्ड बाय पोगा। पोगा क्या, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, क्या आपका एम्प्लॉयर कवर्ड बाय पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। या ये देखो कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है क्या। सर फर्क क्या करेगा, अगर आपका एम्प्लॉयर कवर्ड बाय पोगा है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल बी योर एग्जम्पशन। क्या लीस्ट ऑफ द थ्री, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 20 lakhs, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, और 15/26 इंटू लॉस्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ व्हाट 6 मंथ। तो ये तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। इनमें से जो भी लोअर उतना आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से देखना। अगर आपका एम्प्लॉयर पोगा में कवर्ड होगा तो लीस्ट ऑफ द थ्री विल बी एग्जम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द थ्री व्हाट, एग्जम्प्टेड। क्या लीस्ट ऑफ द थ्री बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ओके। सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट कितने की है बेटा, तो ये स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख की। और तीसरी बात 15/26, ओके, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू number of completed years of service, number of completed years of service or part thereof, or part thereof in excess of 6 month, in excess of what, 6 month। क्लियर है, तो ये हुआ आपके इस पर्टिकुलर पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। इनमें से जो भी छोटा रहेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल गेट व्हाट, एग्जम्प्टेड। सर एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड तो समझती, जितना ग्रेच्युटी मिली वो। स्टैट्यूटरी लिमिट सर याद रख लेंगे 20 लाख की है, बट सर ये क्या है, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ व्हाट 6 मंथ। सर ये प्लीज समझाओ। तो गाइज हमारे ग्रेच्युटी एक्ट में बोला गया है कि आपको एटलीस्ट हाफ मंथ की तो भी सैलरी मिलनी चाहिए, हाफ मंथ की तो भी सैलरी मिलनी चाहिए। तो हाफ मंथ बोला तो भाई 15 दिन आ जाते, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ क्या महीने में सच में 30 दिन होते हैं क्या, नहीं। 4 तो भाई संडे आ जाते हैं या जो भी वर्किंग डे, या 4 तो वीकली आपके हॉलीडेज होते हैं, संडे पकड़ो, मंडे पकड़ो, जो भी पकड़ो, बट 4 वीकली हॉलीडेज होते हैं। तो दैट इज वाई 30 में से 4 माइनस कर दिया और ये 26 यहाँ पे डिराइव हुआ है। दैट इज वाई हाफ मंथ बोला तो 15/26 ले रहे, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी अभी पिछले महीने में, या फिर मैं बोलूंगा रिटायर होने के पिछले मंथ में जो भी आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। बेटा इसका मतलब क्या होता है, सपोज आप 10 साल 4 महीने काम किए हो, ओके, तो आपको यहाँ पे 10 साल ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आप 10 साल 6 महीना 1 दिन काम करते हो तो यहां पे आपको 11 साल लेना पड़ेगा, ओके। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने से अगर एक भी दिन ऊपर गया तो अगला ईयर पकड़ लेना। जैसे
10 साल 6 महीना 1 दिन, तो मैंने क्या कर लिया, 11 साल पकड़ लिया बॉस। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, वैसे 10 साल 7 महीने रहता तो फर्क वो भी नहीं गिरता, 11 साल आपको यहाँ पे लेने पड़ते थे। ठीक है, तो ये फ्रेज का ये मीनिंग होता है। तो 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ व्हाट 6 मंथ। और इस फ्रेज का मीनिंग क्या है ये भी मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है। अब गाइस ये भी बात समझ लो, सैलरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। तो सैलरी तो बेसिक प्लस डीए ही है, बस इसको ही सैलरी माना गया है इस पर्टिकुलर केस में। तो अच्छे से इस बात का ख्याल रखना, ध्यान रखना। ओके, तो मैं बढ़ता हूं जरा सा और आगे। अगर सपोज आपका एम्प्लॉयर पोगा में कवर्ड नहीं है, आपका एम्प्लॉयर पोगा में कवर्ड नहीं है, तो देखो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी एग्जम्पशन। स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख की, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। और ये ऐसे आप लोग क्या निकालोगे बताओ, आप लोग यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम्पशन लिमिट निकालोगे। ठीक है, तो सर स्टैट्यूटरी लिमिट समझता है, सर एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड समझता, बट 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एक बार समझा दो। तो बेटा 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी आपको लास्ट 10 मंथ्स के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। ओके, लास्ट 10 मंथ्स के हिसाब से आप लोगों को एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस लेना पड़ेगा। देखो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा गया बताना, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर सपोज आप 10 साल, अगर आप 10 साल 7 महीना काम कर रहे होगे ना बच्चों, तो 11 साल यहाँ नहीं पकड़ते, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 10 साल ही पकड़ा जाएगा। देखो ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर किसी वर्ड के आगे या कहीं पे ऐसा लिख दिया जाए कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो वहां पे 6 महीना या उसके ऊपर 1 दिन भी चला जाए तो उसे सीधे काउंट किया जाता है अगला ईयर। बट अगर सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बोला, तो बेटा जब तक सच में कंप्लीट नहीं होते ना साल, तब तक आप लोग वो डिजिट आगे नहीं बढ़ाओगे। तो इवन 10 साल 7 महीने भी होगा तो आपको 10 साल ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये बात अच्छे से मेरी याद रखना। और एवरेज सैलरी का मतलब बता दिया, लास्ट 10 मंथ्स की लेना पड़ेगा। सर क्या यहाँ पर भी सैलरी का मतलब कुछ और है क्या, जैसे यहाँ पे बेसिक प्लस डीए था? तो बच्चों जी हाँ, यहाँ पे सैलरी का मतलब है सेम एज एचआरए। एचआरए में सैलरी क्या थी याद करना, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर, ऐसे वहां पे सैलरी का मीनिंग निकलता था। आई होप सबको याद होगा। ओके, तो गाइस ये सब बातें रहेंगी तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये था आपके ग्रेचुटी के बारे में सारा कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रेचुटी 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिली होगी इन सेम प्रीवियस ईयर, तो याद रखना एग्जाम्पशन दोनों का मिला के लोगे, बट किसी भी हद से वो 20 लाख से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिली हो, वहां पे आपने एग्जाम्पशन क्लेम किया हो। सपोज आप लोगों को प्रीवियस किसी एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिली और आपको 5 लाख का लेट से एग्जाम्पशन आया था ग्रेचुटी का, तो अगर आप फिर अब करंट एम्प्लॉयर के पास से भी रिटायर हो रहे हो और करंट एम्प्लॉयर भी आपको ग्रेचुटी दे रहा है, तो एग्जाम्पशन निकालते वक्त याद रखना, जो आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट है अब 20 लाख मत लिखना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको 5 लाख का एग्जाम्पशन मिल चुका है, तो आप 20 लाख में से 5 लाख डिडक्ट करके स्टैट्यूटरी लिमिट लिखना और 15 लाख। द रीजन इज दैट एक बंदे को उसके लाइफ टाइम में सिर्फ 20 लाख का ही एग्जाम्पशन मिलेगा फ्रॉम ग्रेचुटी। ओके, तो आपको 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रहा है, तो एग्जाम्पशन दोनों का लो, लेकिन 20 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पहले किसी से आपको ग्रेचुटी मिली हो, आपने एग्जाम्पशन लिया हो लेट से 5 लाख का, अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिटायर हो रहे हो तब आपको ग्रेचुटी मिल रही है, तो स्टैट्यूटरी लिमिट जब लिखोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जाम्पशन, तो आप स्टैट्यूटरी लिमिट को 20 लाख माइनस 5 लाख 15 लाख आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इन बातों का भी काफी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपके ग्रेचुटी के बारे में टोटलिटी, पूरा खेल खत्म। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपके लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट की तरफ। गाइस लीव सैलरी लीव इनकैशमेंट क्या होता है? बहुत से एम्प्लॉयज को कुछ लीव्स अलाउड होती है ना, छुट्टियां अलाउड होती है, बट होता क्या है, ये एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं, वो छुट्टियां अवेल नहीं करते।
तो सपोज अगर भाई उनकी कंपनी बोल रही है कि 30 दिन की छुट्टी आप साल भर में ले सकते हैं, बट कुछ कुछ लोग लेते नहीं है छुट्टियां, लेट से 20 ही दिन की छुट्टी ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 10 दिन है यहाँ पे बच जाएंगे, सही है ना, 10 दिन की छुट्टी बच जाएगी। तो सर इसका क्या करते हैं, या तो अगले साल की जो 30 की लिमिट है उसमें ये 10 छुट्टियां ऐड कर देंगे, तो अगले साल 40 ले सकते हो, या फिर ये जो 10 छुट्टियां है इसका इसी साल के एंड पे पेमेंट दे देंगे आपको, चलो भाई तुमने कम छुट्टियां ली तो पेमेंट ले लो। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, आपको ये जो 10 छुट्टियां है ये एक्यूमुलेट कर दी जाती है, ओके, मतलब जितने साल की अनअवेल्ड छुट्टियां है, जो आपने छुट्टियां यूज नहीं की, उन्हें एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जब आप रिटायर होंगे तब आपको लमसम में उन छुट्टियों का पैसा दे दिया जाता है, ओके। इसको क्या बोला जाएगा, लिव इनकैशमेंट। तो गाइस लिव इनकैशमेंट भी सैलरी का ही पार्ट होती है, ठीक है। लेकिन सवाल है सर यहाँ पे एग्जाम्पशंस वगैरह कुछ होते हैं क्या, इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से आएगी, कुछ एग्जाम्पशन है क्या, प्लीज बताओ। तो गाइस सेक्शन 1010 ए ने आप लोगों को इसका एग्जाम्पशन दे रखा है, और इसका एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे तो उनको जो भी लीव सैलरी मिलेंगी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी, ओके, इस बात का ख्याल रखना। सवाल है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है उनका क्या, तो उनको भी एग्जाम्पशन मिल सकता है, बट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ओके, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर, चार में से जो छोटा उतना उनको एग्जाम्पशन मिलेगा। एक तो स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख की, ग्रेचुटी में 20 लाख, लिव इनकैशमेंट में 3 लाख, ओके। लिव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जितनी लिव सैलरी आपको एक्चुअली रिसीव्ड हुई वो ले लो, और थर्ड नंबर पे 10 मंथ की सैलरी लो। लेकिन कैसे, देखो 10 मंथ्स लेना इनटू एवरेज सैलरी कर देना ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को ये थर्ड वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। और फोर्थ क्या रहेगा बच्चों, लीव ड्यू अपॉन 30 इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ओके। लीव ड्यू कैसे निकला है, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, लीव ड्यू कैसे निकलता है, तो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, ओके। अब गाइस मैं बता दूं, इनकम टैक्स में 30 डेज की लीव अलाउड होती है पर ईयर, ठीक है। तो आपको 30 दिन की छुट्टियां अलाउड है एक साल में, माइनस इसमें से आपने जितनी छुट्टियां ले ली वो कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका लीव ड्यू मिल जाएगा। और जैसे ये लीव ड्यू मिला उसको अपॉन 30 करो इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ करना, और ये एवरेज सैलरी आपको लास्ट 10 मंथ्स की निकालनी पड़ेगी, ओके। तो ये ऐसे सिंपल से इसके भी लिमिट है, और इन चारों में से जो छोटा आएगा वो आपका एग्जाम्पशन रहेगा ऑफ योर लिव इनकैशमेंट। और गाइस यहाँ सैलरी क्या होती है, तो सेम एज एचआरए, वही आपकी सैलरी भी रहेगी। आई होप सबके दिमाग में ये सारी बातें जा चुकी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यही बातें जो आप लोगों ने वहां पर भी देखी, अगर लीव सैलरी आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल जाती है तो फुल्ली टैक्सेबल, जैसे ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिली फुल्ली टैक्सेबल, वैसे ही लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मिलती है तो इट विल गेट व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल, ओके। वेर सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और more एम्प्लॉयर, अगर सपोज सेम ईयर में आपको 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर या 2 एम्प्लॉयर से आपको लिव इनकैशमेंट मिलता है, तो याद रखो एग्जाम्पशन दोनों का ले सकते हो, बट 3 लाख के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं लिया जा सकता, ओके। और अगर आपको प्रीवियसली कभी लिव सैलरी मिली थी, आपने ये एग्जाम्पशन ले रखा था, तो याद रखो अब अगर वापस से आपको लिव इनकैशमेंट मिल रहा है, लिव सैलरी मिल रही है, तो याद रखो जब आप एग्जाम्पशन कंप्यूट करने के लिए जो स्टैट्यूटरी लिमिट लिखोगे 3 लाख की, वो 3 लाख नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि 3 लाख माइनस एग्जाम्पशन क्लेम्ड अर्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको ग्रेचुटी में बताया वही चीजें यहां पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। और एवरेज सैलरी आपको 10 मंथ्स की निकालनी पड़ेगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हुआ उसके एग्जैक्टली पिछले 10 महीनों का आप लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना, ठीक है बच्चों। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज व्हाट, प्रोविडेंट फंड। गाइस प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है आपके एम्प्लॉइज को, ताकि उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट कोई तकलीफ ना हो, ओके। तो प्रोविडेंट फंड में बेसिकली फंडा क्या होता है, एक होता है आपका एम्प्लॉयर, एक होता है आपका एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है।
और ये पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है टिल हिज रिटायरमेंट, इसके रिटायरमेंट तक जमा होता है, ठीक है। अब गाइस बाद में क्या होता है, अब इतना पैसा प्रोविडेंट फंड अगर खुद के पास रखे तो डेफिनेटली इन दोनों पैसों पे आपको इंटरेस्ट भी देगा। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उस पर भी क्या मिलता है बताना, उस पे भी आपको मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा बताना, आप लोगों को आपका ये बेनिफिट मिल जाता है, या मैं बोलूंगा आप लोगों को ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो गाइज इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होती है ये हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड हो सकते हैं। मॉड्यूल में आप देखोगे तो 4 दिखेंगे, बट वो पीपीएफ एकदम बाजू में रखता हो, वो डिडक्शन में आपको आएगा। तो नाउ बेसिकली आपके 3 टाइप के क्या होते हैं बताओ, प्रोविडेंट फंड होता है। और 3 टाइप के कौन से प्रोविडेंट फंड होते हैं बच्चों, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया पीपीएफ जो है वो आपके डिडक्शन का पार्ट है, तो इसको बीच में मत डालो, ओके। तो 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड कौन से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको मैं प्यार से आरपीएफ बोलूंगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसे मैं प्यार से यूआरपीएफ बोलूंगा, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसे मैं प्यार से एसपीएफ बोलने वाला हूं, ओके। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, जिसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, उसको आरपीएफ बोलना। यूआरपीएफ क्या है, जिसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो यूआरपीएफ। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, तो जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है हमारे इंडिया में उसके हिसाब से अगर सपोज कोई प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्निशन मिली है तो वो बनेगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जनरली रेलवे के एम्प्लॉइज जो होते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनका क्या होता है बताना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उनका पेमेंट चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली 3 टाइप के आपके क्या होंगे, प्रोविडेंट फंड हो गए। और पीपीएफ तो डिडक्शन के लिए होता है, ये बात आप लोग जान लो। अब सवाल है साहब टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। देखो ये जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर किसके लिए कर रहा है कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो किसके लिए करता है, एम्प्लॉय के लिए करता है, ओके। तो यहां पर याद रखना आपका एम्प्लॉयर क्योंकि एम्प्लॉय के लिए क्या करता है बताना, ये पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो दैट इज वाई यहां पे क्या किया जाएगा बच्चों, ये जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा इसके कंट्रीब्यूशन को सैलरी माना जाएगा। किसके हाथों में, एम्प्लॉय के हाथों में। बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ भी करता है तो वो सैलरी बोल के चार्ज होने लग जाता है, यू नो वेरी वेल। तो बच्चों अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और अगर वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा अगर कर देता है कंट्रीब्यूट, ओके, कंट्रीब्यूशन अगर किससे ज्यादा है बताना, 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कहां की बात कर रहा हूं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो जो भी एक्सेस है 12% से जो भी ऊपर है वो टैक्सेबल होने लग जाएगा। वो क्या होने लगेगा बताना, टैक्सेबल होने लग जाएगा। तो इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। वही अगर एम्प्लॉयर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाले तो वो टैक्सेबल ईयरली नहीं होगा, वो लास्ट में लमसम में टैक्सेबल होता है। और अगर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट रो अच्छे से देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो 12% ऑफ सैलरी के ऊपर जो जाएगा कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नॉट टैक्सेबल ईयरली, हर साल नहीं होते रहता, लमसम में एक ही बार टैक्स लगता है। और अगर मैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो यहां पर तो सब कुछ एग्जाम होता है। तो एम्प्लॉयर एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करे तो इट विल बी फुल्ली एग्जाम। रहा सवाल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो भाई एम्प्लॉय खुद ही पैसा डाल रहा है और इसको खुद को ही पैसा मिलेगा, तो ये इनकम कहां से हुई, तो ये नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। भले ही आप किसी भी प्रोविडेंट फंड में डालो तो ये नॉट टैक्सेबल एज सैलरी रहेगा, इसको सैलरी नहीं माना जाएगा। हाँ लेकिन एटीसी नाम का जो आपका सेक्शन है उसमें डिडक्शन के लिए कहां का कंट्रीब्यूशन एलिजिबल रहेगा, तो याद रखो अगर आप आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब ये एम्प्लॉय आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर एसपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ही इसे एटीसी का डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं तो इसे एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बात अच्छे से याद रखना, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब देखो मैंने जैसे बताया कि प्रोविडेंट फंड से आप लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है ना, भले ही वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो। तो याद रखना जो भी इंटरेस्ट मिला, अगर वो इंटरेस्ट आरपीएफ से मिल रहा है और वो 9.5% पर एनम से
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा तो जो भी एक्सेस आपको इंटरेस्ट मिला वो आपको टैक्सेबल होने लग जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सेस मिला, ज्यादा मिला 9.5% से, वो टैक्सेबल होगा। मतलब 9.5% तक क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये आरपीएफ की बात चल रही। तो आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो टैक्सेबल, बट 12% तक अगर कंट्रीब्यूशन है तो एग्जम्प्ट, है ना। और आरपीएफ से सपोज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अगर 9.5%, 9.5% से ऊपर जा रहा तो ऊपर का पोर्शन टैक्सेबल होगा, पर 9.5% तक ही है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट अगर एसपीएफ से मिल रहा है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर यूआरपीएफ से मिल रहा है तो ये हर साल टैक्सेबल नहीं होता, ये लास्ट में लमसम में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे सैलरी सैलरी 2 बार आया, ये 1 बार आया, सैलरी का मतलब क्या है, तो बेटा सेम एज एचआर है। हाउस रेंट अलाउंस जैसा ही यहाँ पे सैलरी है, मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ व्हाट टर्नओवर, याद रखना मेरी बात है। ओके, तो गाइज ये हुआ आप लोगों का ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के पीरियड का ये टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, और एक बात याद रखना, रिटायरमेंट होने के बाद अगर आपको प्रोविडेंट फंड से पैसा मिले तो क्या होगा, आरपीएफ और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से, लिख के लेना, ध्यान रखना, आरपीएफ और एसपीएफ से अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा मिलता है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एग्जम्प्ट होने लगेगा। यूआरपीएफ से मिले वाले का बाद में देखेंगे, बट एक बात याद रखो, आरपीएफ से, दैट इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला तो वो तभी एग्जम्प्ट होगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, तो सवाल है साहब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूअसली सर्विस करे हो, 5 इयर्स तक आपने कंटिन्यूअस सर्विस किया होगा, तो ही आपको आरपीएफ से जो पैसा मिला वो एग्जम्प्ट होगा, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगर सपोज आप लोगों को आप लोगों ने 5 साल से कम काम किया है, 5 साल से कम काम किया है, लेकिन दूसरी बात ये ध्यान में रखना, आपके इल हेल्थ की वजह से या आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको रिटायर होना पड़ा, आप 5 साल तक काम नहीं करे बट ड्यू टू इल हेल्थ एंड ऑल आप लोगों को रिटायर होना पड़ा, तो ऐसे भी केस में जो प्रोविडेंट फंड से पैसा आया वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन कौन से प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूं, आरपीएफ। भाई एसपीएफ में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, एसपीएफ से अगर लमसम में पैसा मिलता है ऑन रिटायरमेंट ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा विदाउट एनी कंडीशन। बट जब आरपीएफ से मिलता है तो यहां पर कुछ कंडीशन होती है, 5 साल के ऊपर काम करोगे कंटिन्यूअसली तो एग्जम्प्ट होगा, आरपीएफ से आया तो, नहीं तो 5 साल से कम भी है बट आप रिटायर हुए हो ड्यू टू इल हेल्थ डिसेबिलिटी एंड ऑल तो जाके एग्जम्प्ट होगा। ओके, अब सपोज डिसेबिलिटी भी नहीं है, सपोज आपका 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ बट आप रिटायर हो रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा, बट फिर भी एक केस है जहां एग्जम्प्ट होगा, कब, जब आप एक आरपीएफ से दूसरे आरपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे रिटायरमेंट होने के बाद भी, तो भी ये क्या हो जाएगा बताओ, एग्जम्प्ट होने लगेगा। ओके, तो ये बातें हैं आपके इस पर्टिकुलर आरपीएफ से रिलेटेड, ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने ये सब कुछ आपको समझा के रखा हुआ है, आई होप आपको याद रहेगा, या मैंने शॉर्टली खुद से भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यूआरपीएफ की, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद यूआरपीएफ से अमाउंट मिली है तो क्या करोगे, तो याद रखो एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा ये सैलरी हेड में चार्ज होगा, इस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट होगा तो ये भी सैलरी के हेड में जाके चार्ज होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो भाई सीधी सी बात है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमको ही पैसा आ रहा तो नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये टैक्सेबल नहीं होगा। बट इस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके खुद के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये आईएफओएस में जाके चार्ज होगा। तो ये बातें याद रखना, ये है यूआरपीएफ से रिलेटेड केसेस। आई होप सबके दिमाग में ये बातें जा चुकी होगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फुल्ली रिवाइज कर लिया है। अब एक और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो स्पेसिफिकली परक्विजिट से रिलेटेड रहेगा, उसमें फिर बाकी का आपका सैलरी जो है वो पूरी तरीके से कवर होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग सच मोर वीडियोस। ओके, बाय बाय।